हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आइए हम करंट अफेयर सीरीज कर रहे हैं जनवरी से अगस्त तक की। उसी में आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स और स्टैटिक क्वेश्चंस को देखते हैं, न्यूज को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। तो उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को यह पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। ठीक है। पुरस्कार के विजेता की घोषणा हर साल 13 जनवरी को की जाती है और इस दिन को हमने पराक्रम दिवस घोषित किया है। और 23 जनवरी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। ठीक है। और इसको सरकार ने कब घोषित किया है? तो सरकार 2021 से पराक्रम दिवस मना रही है। ठीक है। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन में व्यक्तियों और संगठनों को उनके अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा के लिए मान्यता प्रदान करती है। और यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों और भारतीय संस्था को ही दिया जाता है। एक जो करंट अफेयर्स है वो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के लिए नामांकन मांगे हैं। इसे हर साल 23 अगस्त को दिया जाएगा। ठीक है। सरकार ने प्रति वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का निर्णय लिया है। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 मिशन की चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस से। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है। ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस में किसकी प्रतिमा बनी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है। और यह वर्तमान में डॉक्टर अंबेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अन्य कुछ प्रमुख मूर्तियों को जान लें जो पहले इनका अनावरण हो चुका है। उसमें है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह केवड़िया गुजरात में स्थापित की गई है और यह सरदार पटेल की प्रतिमा है। दूसरी है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ये हैदराबाद के शमशाबाद में स्थापित की गई है जो तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। और यहाँ पर रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, जिसको विश्वास स्वरूपम भी कहते हैं। यह नाथ द्वार राजस्थान में स्थापित की गई है और यह भगवान की शिव की प्रतिमा है। ठीक है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज है मध्यका भाषा से। तो देखिए मध्यका भाषा को बोलने वाले केवल 2 व्यक्ति ही रह गए हैं। ठीक है। और यह भाषा अपने विलुप्ति की कगार पर है। मध्यका भाषा क्या है? तो जानिए, यह भाषा चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाती है। इस भाषा की अपनी कोई भी लिपि मौजूद नहीं है। यह भाषा बहुत हद तक हव्यक कन्नड़ से मिलती जुलती है। और हव्यक कन्नड़ का मतलब क्या है? कन्नड़ भाषा का प्राचीन रूप है। ठीक है। इस भाषा में आप तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का मिश्रित रूप भी देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है ब्रू जनजाति के बारे में। तो मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों का अंतिम समूह अस्थायी रूप से त्रिपुरा में बस गया है। इस समुदाय को त्रिपुरा में बसाने का निर्णय 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने त्रिपुरा और मिजोरम के बीच हस्ताक्षरित एक समझौते के द्वारा किया है। अब देखिए ब्रू जनजाति के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो ब्रू जनजाति को रियांग नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत की स्थानिक जनजाति है। ठीक है। इसकी अधिकांश संख्या त्रिपुरा, मिजोरम और असम में निवास करती है। इसे त्रिपुरा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजीज के रूप में मान्यता प्राप्त है। और भारत में टोटल पीवीटीजीज कितने हैं? तो 75 हैं। आप अन्य वीडियो में मेरे देख सकते हैं, मैंने अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है।
अन्य बात क्या है कि ब्रू लोग काबरू भाषा बोलते हैं, जिसका संबंध तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से है। ठीक है, यह समुदाय झूम की कृषि करती है। ठीक है, और खाद्य संग्रह गतिविधियों पर निर्भर है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इस समुदाय के द्वारा किया जाता है। यह जनजाति खोजागिरी नृत्य भी करती है। नेक्स्ट है वर्ली जनजाति। तो वर्ली जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, यह भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो वहीं नजदीक तेंदुए के साथ ये जो जनजाति है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाए रखती है, और उन्होंने यह एक मिसाइल कायम किया है। जनजाति जो है तेंदुए को देवता मानती है और इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करती है। वर्ली जनजाति के बारे में जानिए। तो यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी में से एक है। यह मुंबई के बाहरी इलाकों में उत्तरी सह्याद्री क्षेत्र में रहती है। साथ ही यह जनजाति वर्ली भित्ति चित्र, वर्ली वॉल पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। और इस शैली का विकास कब से हुआ, उद्भव कब हुआ? तो 10वीं शताब्दी ईस्वी में माना जाता है। नेक्स्ट न्यूज जो है पुंगनूर गाय के बारे में है। तो पुंगनूर गाय आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पुंगनूर गांव में स्थानिक नस्ल है। ठीक है, इस नस्ल की कम होती जा रही आबादी को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने मिशन पुंगनूर आरंभ किया है। यह दुनिया में कुब्बर वाली सबसे छोटे आकार की मवेशी नस्लों में से एक है। तो भारत में पाए जाने वाले देसी नस्ल के अन्य मवेशी को देखिए। तो देखिए साहीवाल, ये पंजाब और राजस्थान क्षेत्र में पाए जाते हैं। लाल सिंधी, ये उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका में। गिर गुजरात में। देवनी महाराष्ट्र और कर्नाटका में। थार पाकर, संचोरी, राठी, नागौरी, ये राजस्थान में। अंगोल, ये आंध्र प्रदेश में। कांकरेज, ये गुजरात और राजस्थान में। मालवी निमाड़ी, यह मध्य प्रदेश में। हल्लीकर, मलनाड, गिद्धा, अमृतमहल, ये कहाँ है? तो कर्नाटका में। ठीक है, तो ये सब अन्य मवेशियों की प्रजातियां हैं और किस किस राज्य में पाई जाती हैं उसका ये छोटा सा विवरण दिया मैंने। देखिए नेक्स्ट है श्री कालाराम मंदिर। तो प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित कालाराम मंदिर के दर्शन किए। इसका निर्माण 1782 में सरदार रंगराव उधेकर द्वारा एक पुराने लकड़ी के मंदिर के स्थान पर किया गया था। इस मंदिर का नाम भगवान राम की काले रंग की एक मूर्ति पर रखा गया है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? श्री कालाराम मंदिर। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। तो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के बारे में जानिए। तो यह मंदिर तिरुवरंग तिरुपति के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के अधिष्ठात्री देवता कौन है? तो भगवान रंगनाथ, जो विष्णु के ही रूप हैं। इन्हें शयन मुद्रा में दर्शाया गया है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है और मंदिर परिसर में मूर्ति युक्त 21 गोपुरम है, 50 छोटे छोटे देवालय हैं और 9 पवित्र कुंड हैं। यह मंदिर कावेरी और कोलिवम नदियों से घिरे श्रीरंगम द्वीप पर स्थित है। और कोलिदम क्या है? कोलिवम होगा। कोलिवम कावेरी की सहायक नदी है, तो ये ध्यान रखना है। श्री वीरभद्र मंदिर, इसे लेपाक्षी मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, तो श्री वीरभद्र मंदिर को लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह कहाँ अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में। इसे 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। यह 3 मंदिरों के साथ त्रिकूट शैली में निर्मित है।
ये 3 मंदिर है। वीरभद्र जो भगवान शिव की मूर्ति है, पापानेश्वर और रघुनाथ। तो ये त्रिकूट शैली में बनी 3 मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है, संभावित सूची में। तो जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स के बारे में देखिए। तो अलग अलग राज्यों के 17 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक प्रकार का चिन्ह या साइन होता है। इस साइन या टैग का मतलब है कि उत्पाद किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से ही संबंधित है और उत्पादन में मौजूद विशेष गुण भी उसी भौगोलिक क्षेत्र के कारण है। तो ये जो लिस्ट है इसमें देखिए कुछ राज्य और वहाँ के स्थानीय प्रोडक्ट को दिया गया जीआई टैग। तो जैसे पश्चिम बंगाल, तो यहाँ तंगेल साड़ी, गारद साड़ी, कोरियल साड़ी, काला नोनिया चावल और सुंदरबन शहद को जीआई टैग दिया गया है। जम्मू और कश्मीर में रामबन अनारदाने को दिया गया है। गुजरात में कच्छ का खारेक, उड़ीसा में लौंजिया साओरा पेंटिंग, डोंगरिया कोंध सॉल, खजूरी गुड़, ढेकनाल मगजी, सिमलीपाल काई चटनी, नयागढ़ कंती मुंडी बैगन और कोरापुट काला जीरा चावल। अरुणाचल प्रदेश में हस्तकरघा कालीन, वांचो काष्ठ शिल्प और आदि केकरी, ये अदरक का एक प्रकार है। नेक्स्ट है मिताक्षरा लॉ। इससे यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है। हिंदू अविभाज्य परिवार उत्तराधिकार संबंधी कानून 2 प्राचीन विधियों या मान्यताओं पर आधारित है। तो जो परिवार अविभाज्य हैं, मतलब संयुक्त हैं अभी, वहां पर उत्तराधिकार संबंधी कानून के 2 लॉ हैं। एक है मिताक्षरा, दूसरा है दयाभाग। ठीक है, तो मिताक्षरा कानून याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। ठीक है, तो मिताक्षरा कानून क्या है? याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर ने टीका लिखा है, वही है। और ऋषि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की थी। विज्ञानेश्वर 11वीं सदी के उत्तरार्ध और 12वीं सदी के पूर्वार्ध में सक्रिय थे। ठीक, तो अब देखते हैं कि मिताक्षरा लॉ है क्या। तो यह बेसिकली को-पेशनर्स होते हैं जो समुत्तराधिकारी, उसकी अवधारणा को मान्यता प्रदान करता है। इस अवधारणा में पैतृक संपत्ति को परिवार के सभी पुरुष सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से रखा जाता है और उन्हें संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस पर संयुक्त अधिकार होता है और कोई वंशज ही इस पर दावा कर सकता है। दाय भाग लॉ क्या है? तो इसकी रचना जीमूत वाहन ने की थी। इसमें उत्तराधिकार संबंधी नियम आध्यात्मिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है। यह पिंड अर्पण यानी मृत पूर्वजों को चावल का गोला अर्पित करने से संबंधित है। इसकी कोई भी उपविधि नहीं है। तो ये ध्यान देना है कि जो मिताक्षरा लॉ है वो संयुक्त परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं उनकी संपत्ति पर आधारित है और उनके ही डायनेस्टी या वंशज को वो प्राप्त होता है। दया भाग जो है ये भी उत्तराधिकार से ही संबंधित है, लेकिन इसमें आध्यात्मिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है। अगर कोई मर जाता है तो उसके लिए पिंड अर्पण जो किया जाता है उससे ये संबंधित है। अब देखिए नेशनल फिल्म अवार्ड। तो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह 2022 से संबंधित है। तो जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसका प्रबंधन 1973 से फिल्म समारोह निदेशालय कर रहा है। अब देख लेते हैं कि किस किस को कौन कौन सा अवार्ड मिला है।
तो सबसे पहले है गोल्डन लोटस पुरस्कार, इसको हम स्वर्ण कमल कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार के साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। तो गोल्डन लोटस पुरस्कार में स्वर्ण कमल के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है आट्टम है, और यह एक मलयालम मूवी है। किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म फौजा है, यह हरियाणवी मूवी है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जो संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है वो कौन थी? कंतारा, जो कन्नड़ भाषा की मूवी है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो AVGC के अंतर्गत अर्थात एनिमेशन फिल्म है वह है ब्रह्मास्त्र भाग फर्स्ट शिव, जो हिंदी भाषा की फिल्म है। दूसरी जो इसमें कैटेगरी होती है वो है क्षेत्रीय कैटेगरी, उसको रजत कमल पुरस्कार कहते हैं, और इसमें एक प्रमाण पत्र और नगद सम्मान दिया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ इसमें 2-3 ही याद रखिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म गुलमोहर है, और सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फीचर फिल्म KGF पार्ट सेकेंड है। तो ये ध्यान रखना है। एक इसकी जो कैटेगरी है सिल्वर लोटस कैटेगरी, इसको रजत कमल कहते हैं। इसमें सभी विजेताओं को सिल्वर लोटस अवार्ड, एक प्रमाण पत्र और नगद राशि दी जाती है। तो इसमें भी AVGC कैटेगरी में ब्रह्मास्त्र भाग एक शिवा को ही दिया गया अवार्ड, जो हिंदी भाषा की मूवी है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन थी? तो कच्छ एक्सप्रेस, जो गुजराती भाषा की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का अवार्ड कंथारा को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मुख्य भूमिका तो तिरुचित्रम्बलम के लिए, ये तमिल मूवी है, नित्या मेनन को मिला है। और मुख्य अभिनेता कंतारा में ऋषभ शेट्टी को मिला है। और देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में 2 एक्ट्रेस को ये अवार्ड दिया गया है। एक है कच्छ एक्सप्रेस की मानसी पारेख, जो गुजराती मूवी है। तिरुचित्रम्बलम जो है तमिल मूवी है, उसमें नित्या मेनन को दिया है। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फौजा के लिए पवन मल्होत्रा को दिया गया है, यह एक हरियाणवी मूवी है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का अवार्ड ब्रह्मास्त्र भाग एक शिवा गीत केसरिया के लिए अरिजीत सिंह को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका वो है बॉम्बे जयश्री, सऊदी वेल्लाकम मलयालम मूवी है, और गीत चमुम वेइलल के लिए मिला है। नेक्स्ट देखिए यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया प्रशांत रीजनल रजिस्टर, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलन बाटर में हुआ था। ठीक है, तो इसमें भारत की 3 साहित्यिक कृतियों को शामिल किया गया है। किसमें? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, जो यूनेस्को लिस्ट है। इसमें रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदया लोकन को शामिल किया गया है। तो जो रामचरितमानस है उसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में की थी, 16वीं सदी में। ठीक है, यह अवधी भाषा में रचित है और इसमें 7 कांड हैं। पंचतंत्र की रचना आचार्य विष्णु शर्मा ने संस्कृत भाषा में की है, और सहृदया लोकन आचार्य आनंदवर्धन द्वारा संस्कृत में रचित है। और सहृदया लोकन पर भाष्य किसने लिखा है? तो अभिनव गुप्ता ने लिखा है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी। मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, और यह जो फेलोशिप है किसी लेखक को अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की कुछ प्रमुख साहित्यिक रचना देख लीजिए। द वैग्रेट्स इन द वैली, वंस अपॉन अ मॉनसून टाइम, एंग्री रिवर, स्ट्रेंजर्स इन द नाइट, ऑल रोड्स लीड टू गंगा। तो ये सब कुछ प्रमुख उनकी रचनाएं हैं। साहित्य अकादमी के बारे में देख लीजिए, तो यह न्यू दिल्ली में स्थित है इसका हेडक्वार्टर।
इसकी उत्पत्ति कब हुई है? तो औपचारिक रूप से 1954 में इसको स्थापित किया गया और यह सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। मंत्रालय कौन सा है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। भूमिका, यह 24 भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियों को संचालित करती है। इन भाषाओं में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है और जो अतिरिक्त भाषा है उसमें अंग्रेजी और राजस्थानी शामिल है। ठीक है, और यह क्या करती है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करती है और भाषा सम्मान। नेक्स्ट जो न्यूज है वो असम के चराई देव मोइद्दम से संबंधित है। तो असम का चराई देव मोइद्दम आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसके 46वें सत्र का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था और विश्व धरोहर समिति ने असम के चराई देव मोइद्दम को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है। अब भारत में कुल मिलाकर 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। इसमें से 3 स्थल चराई देव मोइद्दम असम में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। चराई देव मोइद्दम जो है ये एक कब्रिस्तान है, किसका? ताई अहोम राजवंश का। ठीक है, इसको शाही कब्रिस्तान कहा गया है और यह जो राजवंश था अहोम राजवंश वो 13वीं से 19वीं सदी तक शासन करता रहा। पूर्वी असम के पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में यह जो है कब्रिस्तान चराई देव मोइद्दम अवस्थित है। तीर्थ यात्री कॉरिडोर परियोजना, तो केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के गया में विष्णु पद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजना बनाई जाएगी। ठीक है, इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई है। तो आइए देख लेते हैं कि विष्णु पद मंदिर और महाबोधि मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, विष्णु पद मंदिर बिहार के गया में फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। दूसरा कि इस परिसर में जो ये पद चिन्ह है वो बसाल्ट चट्टान पर अवस्थित है और यह पद चिन्ह किसका है? भगवान विष्णु का है। इसे हम धर्मशिला के नाम से भी जानते हैं। पद चिन्ह को 4 प्रतीकों शंख, पहिया, गदा, कमल द्वारा चिन्हित किया गया है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार यह पद चिन्ह उस जगह का प्रतीक है जहां भगवान विष्णु ने राक्षस गयासुर के सिर पर अपना पैर रखकर उसे वश में किया था। इस पवित्र स्थल का उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ के लिए यहीं पर पिंडदान किया था। जो वर्तमान संरचना है उसका जीर्णोद्धार 1787 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। अब महाबोधि मंदिर या परिसर के बारे में जानिए। तो यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इसकी स्थापना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने करवाया था। वर्तमान मंदिर संरचना गुप्त काल के अंत में 5वीं या 6ठी शताब्दी की है और यह ईंट से निर्मित सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भारत की क्लासिकल स्थापत्य शैली में निर्मित है। मंदिर का शिखर घुमावदार है। इसके शीर्ष पर आमलक और कलश रखे हुए हैं। इस मंदिर का निर्माण ना तो पूर्ण रूप से नागर शैली में हुआ है और ना ही पूर्ण रूप से द्रविड़ शैली में हुआ है। जो पवित्र बोधि वृक्ष है यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह मंदिर के पश्चिमी भाग में अवस्थित है और यह वृक्ष अपनी 5वीं पीढ़ी का माना जाता है।
नेक्स्ट है श्री जगन्नाथ मंदिर, इसे हम व्हाइट पैगोडा भी कहते हैं और यह पुरी उड़ीसा में स्थित है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन देवी सुभद्रा और बड़े भाई भगवान बलभद्र का पवित्र त्रिमूर्ति है। माना जाता है इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्व गंग वंश के प्रथम शासक राजा अनंत वर्मन चंड गंग देव ने कराया था। ठीक है, अनंत वर्मन चंड गंग देव ने। विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला, ठीक है, तो ओल्डेस्ट केव पेंटिंग फाउंड कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में। सुलावेसी में लैंग करमपुआंग गुफा में विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला खोजी गई है और यह चित्रकला मानी जा रही है कि कम से कम 51,000 साल पुरानी है। इससे पहले सबसे पुरानी ज्ञात चित्रकला भी सुलावेसी की लैंग तेदोंग गुफा थी। ठीक है, और यह 45,000 साल पहले की थी। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जो सबसे पुरानी पेंटिंग है वो स्पेन की मल्ट्रावीसो गुफा में निएंडरथल की पेंटिंग है, जो 64,000 साल पहले की मानी जाती है। तो आज का लास्ट जो न्यूज है वो है मॉस्को पीरो। ये रहस्यमय जनजाति है। ये पेरू के सुदूर पेरू अमेजन में शेष विश्व से अलग थलग देशज मॉस्को पीरो जनजाति है। ठीक है, तो ये कहाँ रहते हैं? अमेजन घाटी में। कहाँ पे? पेरू में। ठीक है, और यह कैसा है? खानाबदोश जनजाति है, घुमंतु शिकारी है। ये शिकार करते हैं और संग्रह करते हैं, उसी पर अपना जीवन यापन करते हैं। इन्हें मतलब मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जा रहा है। इस जनजाति की सदस्यों की कुल संख्या 750 से अधिक बताई गई है। ठीक है, तो क्लास को यहीं बाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद।